शॉर्ट टर्म टारगेट जिसकी हम कर रहे थे चर्चा लगभग लगभग 10-15 दिनों पहले, जब 26-28 का सपोर्ट जो उनके पास था और वहां से सपोर्ट लेके घूमा था। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पूछा था कि सर कहां तक जा सकता है, तो मैंने कहा था मैं लॉन्ग टर्म नहीं बता सकता क्योंकि मैं तो थोड़ा ट्रेडर टाइप का आदमी हूं। तो मैंने कहा था कि 40-45 का जो जोन है बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां तक तो जाना ही चाहिए। तो टारगेट लगभग ये हासिल करने के कगार पर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में, और आपका जो पसंदीदा सेगमेंट है जहां आप अपने सवाल पूछते हैं और उनकी जो है हम चर्चा करते हैं, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो या फंडामेंटल एनालिसिस हो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन एंड आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों, इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो एनएसई पर जो भाव है वो लगभग 40.20 के आसपास है। आज भी इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं हम अपर सर्किट पर ही खड़े हैं। आप लोगों को याद ही होगा जिस टारगेट की हम बात कर रहे थे, जब सब लोग लोअर सर्किट का जो दौर था, सब लोग नीचे के टारगेट दे रहे थे, मंदी में थे, नेगेटिव थे और कह रहे थे ये 10 के नीचे चला जाएगा। हमने जो एनालिसिस की थी और कहा था कि 26-28 का सपोर्ट नहीं टूटेगा और वहां से घूमेगा, और आपने देखा घूमा और गजब का बाउंस आया वहां से। आप लोगों को याद है ये चीज। अब जो 26-28 के लेवल से घूमा, आप लोगों ने ये भी कहा था कि सर क्या टारगेट्स हो सकते हैं, तो हमने चर्चा की थी कि पहला जो है हल्का सा एक रेजिस्टेंस जहां पर हल्का सा एक ब्रेक लगेगा, वो 35-37 35-37 का जोन है, वहां पर हल्का सा एक ब्रेक लगा और फिर से जो है ये अपने जो मेन टारगेट हमने कहा था 40-45 का, वहां के लोअर एंड पे तो पहुंच ही चुका है आज इस वक्त। तो तकरीबन जो है 60% के आसपास तो लोगों को प्रॉफिट हो चुका होगा जिन्होंने लिया है। वैसे हमने जो है 35-36 ये लेवल के आसपास जो है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की थी। वो जो प्रॉफिट बुकिंग आप समझ ही गए, जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, जो हमने कहा था जिन्होंने 26-28 के सपोर्ट के आसपास लिया, मान लीजिए कि शॉर्ट शेयर लिया और मान लीजिए 45% का प्रॉफिट हो गया 45% का, तो हमने ये जो 45 रुपए जो है ये निकाल लिए और बाकी जो 100 रुपए हमने छोड़ दिए, जिससे हम एंजॉय कर रहे हैं। ये जो पार्टी है जो अपर सर्किट की चल रही है, ये 45 रुपए क्यों निकाले, ताकि जो है मान लीजिए अगर फिर से बुरा दौर आ जाए, मान लीजिए, हम चाहते तो नहीं ऐसा हो, तो हमारे पास एक प्रॉफिट का एक कुशन रहेगा, एक जो रहेगा हमने प्रॉफिट ले लिया है। अब जो है टारगेट तकरीबन अचीव हो चुका है, 40-45 के जोन में हम आ गए हैं। लेकिन अब आगे क्या? दोस्तों, आप लोगों ने सवाल पूछा है कि सर क्या इस भाव पर जो है हम खरीद लें, हम एएमओ ऑर्डर्स लगाते ही रहें ताकि मिल जाए और हमें जो है वो बड़ा टारगेट मिले। आप लोग बोल रहे हैं सर क्या जो है एक साल में 500 का टारगेट आ सकता है, 500 का टारगेट आ सकता है। देखिए, मैं आपको बार बार एक ही चीज कहता हूं, मैं बड़े टारगेट्स कभी नहीं देता क्योंकि मैं ट्रेडर हूं। सीधी बात है, जो ट्रेडिंग से हुआ उसको इन्वेस्ट करता हूं। तो यहां पर आप याद रखिए, मैं सिर्फ लेवल्स पर बात करता हूं। 40-45 जो है वो एक बड़ा जोन है, ये मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका हूं, और ये मैंने तभी कहा था, अभी नहीं, जब 26-28 के सपोर्ट से 26-28 के सपोर्ट से बाउंस आया था, तभी जो हमने चर्चा की थी। मैंने तकरीबन 4 वीडियो में कहा था, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं जो नए लोग आए हैं, कि कैसे हमने कहा था कि यहां से बाउंस आएगा 26-28 के लेवल से 26-28 का जो सपोर्ट था, और जब बाउंस तगड़ा आया तो यहां पर आपने जब पूछा था कहां तक जाएगा पहले रैली में, वो जो 26-28 का जोन था, तो हमारा जो टारगेट एरिया था, जो टारगेट जोन था, वो था 40-45 का जोन। क्यों ये इंपॉर्टेंट जोन है? यहां पर बहुत गजब के वॉल्यूम हुए हैं, और आपको मैं बता दूं, आपको पता भी है ऐसे कि टेक्निकल एनालिसिस के 90% टूल्स और इंडिकेटर सर्किट स्टॉक्स में नहीं काम करते, फिर भी जो लिमिटेड डेटा है उसी के दम पर, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे प्राइस एक्शन या फिर
फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, इसके बेसिस पर हम काम करते हैं। तो ये जो एरिया है रेजिस्टेंस क्यों है, क्यों ये अवरोध है, ये आपको पता है। बहुत गजब के वॉल्यूम हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पूरी गिरावट को देखें जो 58 के लेवल 60 के लेवल से 26 तक आई थी, यानी कि जो है गिरावट जो हुई थी वो तकरीबन जो है 34 रुपए के आसपास हुई थी। तो अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 61% निकालिएगा तो जो एवरेज तकरीबन जो है वो 20 रुपए के आसपास आएगा। तो 20 रुपए के आसपास फिबोनाची हम कैसे लगाते हैं, जो पूरी गिरावट हुई आपका जो ये लेवल मान लीजिए कि 58.5 से मान लीजिए हम गिरावट ले रहे हैं, और यहां से जो गिरा कहां तक 26, तो ये जो गिरावट हुई मान लीजिए 32 रुपीज की, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61.1% अगर हम लगाएं तो तकरीबन ये 44-45 के आसपास टारगेट दे रहा था। तो इन सबको देखते हमने कहा था यहां आसपास तो जाना ही चाहिए। तो अब जो है ये रेजिस्टेंस जोन बन गया है 40-45। यहां दिक्कतें जरूर हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि 40-45 के बीच एक तो पहले वॉल्यूम हुआ था, सेलिंग हुई थी पहले, और दूसरी बात यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी जो है ये 44-45 के आसपास आ रहे हैं। फिबोनाची काम करता है कहीं ना कहीं, ज्यादा तो नहीं लेकिन काम करता है सर्किट स्टॉक्स में। ये हमने गिरावट के समय भी देखा था, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 27 के आसपास था और जस्ट एक पॉइंट नीचे वहां से घुमा था। तो फिबोनाची काम करता है कहीं ना कहीं। तो यहां पर याद रखेगा ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट है, निकल गया तो काफी लोगों को जो है प्रॉफिट होगा, काफी क्या हर किसी को प्रॉफिट होगा। फिर 55-60 पर भी जो हमारे आप लोगों ने जो लिया है ऊपर, उन्हें भी प्रॉफिट होगा। बस ये लेवल एक बार निकल जाए, हमें बहुत ध्यान देना होगा। तकरीबन कल परसों तक तो हम इसके हायर एंड तक पहुंच जाएं, अगर अपर सर्किट इसी प्रकार लगता रहे तो इस लेवल का ध्यान दीजिएगा। हम पहले शॉर्ट टर्म की बात करते हैं और लेवल्स निकल जाते हैं, फिर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस लेवल के आसपास क्या करना है। बाइंग के लिए जो है आप जो है ये आपका फैसला है, आपको क्या करना है, लेकिन पर्सनली जो है मैं रेजिस्टेंस के आसपास कभी भी खरीदने से थोड़ा कतराता हूं, थोड़ा सा डरता हूं, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि देखिए खरीदना कभी भी चाहिए जब वैल्यू आपको ऐसा प्राइस मिले जहां रिस्क कम हो, जहां आपको जोखिम कम हो और रिवॉर्ड ज्यादा हो, यानी फायदा ज्यादा हो। इसीलिए हम कह रहे थे जो 26-28 का सपोर्ट था, जो 26-28 का सपोर्ट था, बिल्कुल सपोर्ट के निचले एंड से हम घूमे। यहाँ रिस्क कम था और रिवॉर्ड आपने देख ही लिया, आपकी आंख के सामने रिवॉर्ड है। लेकिन अभी जो है 40-45 का जो जोन है, यहाँ पर देखिए अगर निकल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर रिस्क है और उस हिसाब से रिवॉर्ड नहीं है अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा अभी आप लोग यहाँ पर। तो अब जो है आपका जो फेवरेट सेगमेंट, पसंदीदा सेगमेंट है, उसमें काफी सवाल आप लोग पूछ रहे हैं। मैं प्रयास करता हूं कि तकरीबन सभी के जवाब दे पाऊं। तो देखिए एक सवाल आपने जो पूछा है HDFC बैंक के बारे में। देखिए HDFC बैंक की चर्चा पहले भी की थी, बहुत ही हाई क्वालिटी बैंक है, मैनेजमेंट काफी अच्छा है, इनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड फैला हुआ है, भारत का नंबर 1 बैंक है। मार्केट कैप के हिसाब से, ब्रांचेस के हिसाब से SBI है, मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक, हाई क्वालिटी बैंक है। आपने जब चर्चा के लिए कहा था इससे पहले तो भाव था 1150 और मैंने कहा था सब कुछ तो अच्छा है, चाहे प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पे देखा जाए ठीक है, एसेट्स है इनके पास वो भी ठीक है, HDFC सिक्योरिटीज हो, चाहे इनका जो NBFC बिजनेस है, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैंने कहा था 1150 के आसपास कि भाव जो है वो थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए कि बैंकिंग स्टॉक्स में गिरने की संभावना है। और वो गिर के कहां तक आया, अपने सपोर्ट जोन जो 1000 से 1030 था, और वहां से कल एक बाउंस वो दिखाया है 4% का, जो खबर आई जो उनके नए CEO साहब आ रहे हैं उस खबर पे। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, है तो हाई क्वालिटी बैंक, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में हर बार मैं कहता हूं पोजीशन थोड़ी कम बनाए और धीरे धीरे बनाने का प्रयास करे, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं इनके जो असली रिजल्ट्स हैं वो अभी आने बाकी हैं, जहां इनका जो बुरा लोन है, जो NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो बढ़ने की संभावना है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से काम कीजिए और बैंकिंग स्टॉक 4-5 लें तो ज्यादा फायदा है। यस बैंक के बारे में आपके लगातार सवाल आते हैं, तो बड़ी सीधी सी बात है, यस बैंक जो है आपको पता है मैंने भी लिया हुआ है। यस बैंक कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा रिस्की है, इसमें कोई शक नहीं। HDFC बैंक उतना रिस्की नहीं है, HDFC बैंक एक क्वालिटी स्टॉक है, थोड़ा भाव सही पे लीजिए तो अच्छा रहेगा। यस बैंक अभी भी रिस्की है, टेक्निकली वीक है, यहां पर भाव थोड़ा अट्रैक्टिव था, इसीलिए जो हम यहां पर
पॉजिटिव हैं, लेकिन जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो अवॉइड भी कर सकते हैं। टेक्निकल लेवल्स जो है अभी जो है 12.85 के आसपास है, इसको कम से कम 13 साढ़े 13 के ऊपर सस्टेन करना होगा, रुकना होगा, तभी ये 16 के आसपास जा सकता है, जो इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है। 16 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन पहले ये 13 का लेवल निकाल दे। यस बैंक की बात कर रहा हूं, नहीं निकालेगा 13 का लेवल तो ये गिर सकता है। मेरे पोर्टफोलियो में फिर भी जो मैं न्यूट्रल एनालिसिस करूंगा, ये फिर गिर सकता है अगर 13 का लेवल निकाल के टिक नहीं पाए। मतलब 2-3 दिन टिकना चाहिए, जो है वहां प्राइस जो है वो टिके। अगर टिक जाता है तो ठीक है, वरना जो है फिर अगर नहीं टिकता है तो संभावना है कि ये 11 के सपोर्ट तक जाएगा। सपोर्ट गया तो 8.5 का बहुत बड़ा सपोर्ट आ सकता है। अब जो तीसरा सवाल है आपका, वो जो है कोलगेट के ऊपर। बहुत ही गजब की कंपनी है, मतलब हाई क्वालिटी कंपनी है, गजब का मैनेजमेंट है, सब कुछ बहुत अच्छा है, 2% की डिविडेंड डील भी देती है। ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, जो थोड़ा सा जो है कम रिस्क लेते हैं बहुत, और उनको जो रिवॉर्ड भी कम मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर अब इसको थोड़ा बैंक एफडी से कंपेयर कीजिए। फिक्स डिपॉजिट में आपको 5.5% मिलता है। अगर आप कोलगेट को ढंग से ट्रेड कीजिएगा, सही लेवल पे लीजिएगा, मतलब स्टॉक जब ऊपरी स्तर से 15-20% गिर जाए तब आप थोड़ा सा ले लीजिए, और फिर मान लीजिए 5-10% गिर जाए तो आप एवरेज कर सकते हैं। वहां पर क्या होगा, आपका एक सही प्राइस आएगा, और तकरीबन इसने प्रॉफिट दिए हैं लोगों को। ये अच्छा स्टॉक है, 2% की डिविडेंड यील्ड भी मिल जाती है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है, 1350 कुछ भाव के आसपास शायद है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वहीं आसपास कुछ सपोर्ट भी है। ऐसे ही ये इस तरीके के स्टॉक को आप बिना ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस किए भी आप जब 15-20% गिर जाए आप एक्युमुलेट कर सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आप फंस भी जाइएगा 2-3 महीने में, भाव आपका जो है 2-3 महीनों में आपका भाव आ जाएगा। तो ये कैसे इन्वेस्टर्स के लिए है, चाहे कोलगेट हो, चाहे वो HUL हो, चाहे वो आपका ITC हो, चाहे आपका नेस्ले हो, ब्रिटानिया हो, डाबर हो, मैरिको हो, गोदरेज कंज्यूमर हो, ये सब ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, और उन्हें जो है प्रॉफिट कम होगा, लेकिन आपको एक चीज है कि आपको सेफ्टी रहेगी कैपिटल की। आपको ये डर नहीं रहेगा कि गिरने लगेगा तो आपको बहुत डर सताने लगे। तो ये सेफ्टी लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा स्टॉक है। अब जो अगली चर्चा आपने करने के लिए, कैडिला हेल्थ केयर जो फार्मा स्टॉक है, और वोकहार्ड्ट फार्मा। देखिए कैडिला मेरे पोर्टफोलियो में है और अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। इनका जो बिजनेस है यूनाइटेड स्टेट्स में, चाहे इनका जो एक्सपोर्ट है, चाहे ये काम कर रहे हैं आपका यूरोप में, भारत में भी इनका है काफी, तो इस कोई कमी नहीं है इनमें। बस एक ही चीज फार्मा स्टॉक्स में हमेशा कहता हूं कि फार्मा स्टॉक्स अक्सर USFDA एक्शन पे थोड़ा बड़ा मुंह दिखा देते हैं। अगर किसी प्लांट में मान लीजिए कि नेगेटिव रिपोर्ट आ गई USFDA की, जो US वाले जो इंस्पेक्शन करते हैं प्लांट में आके, तो उससे एक दिन में स्टॉक 20% भी गिर सकते हैं। तो फार्मा स्टॉक आप डाइवर्सिफाई करके लीजिए, 4-5 लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक फार्मा स्टॉक पे बेट करना ठीक नहीं रहेगा। रेजिस्टेंस जो है इसका अभी ये 400 के आसपास है, रेजिस्टेंस 420-30 के आसपास है, सपोर्ट 350 पे है। टेक्निकली स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग ही माना जाएगा। पूरा फार्मा सेक्टर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है और फंडामेंटली भी ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जहां तक बात वोकहार्ड्ट फार्मा की है, देखिए इसे मैं ट्रैक नहीं करता, इसे ट्रैक करना छोड़ दिया है, पर एक चीज बता दूं, ये स्टॉक जंप बड़े अच्छे दिखाता है। अगर आपने सही भाव पे पकड़ा तो ट्रेडर हैं तो मुनाफा हो भी सकता है, लेकिन अगर आप सही भाव पे नहीं पकड़ पाए तो इसमें फंस जाइएगा तो दिक्कत भी हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटली ये स्टॉक एक मतलब एवरेज सा स्टॉक है, बहुत अच्छा भी मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि टॉप क्लास अगर आप फार्मा स्टॉक्स में देखिएगा तो आपका कैडिला, बायोकॉन, आपका टोरेंट फार्मा, फिर आपका ऑरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा, सिप्ला, और भी कंपनियां हैं आपकी, अबॉट, सैनोफी, काफी हैं। लेकिन ये जो थोड़ा सा जो रिस्क लेने वाले वहीं ध्यान दे, नॉर्मल लोग ना ही ध्यान दे वोकहार्ड्ट फार्मा पे तो ठीक रहेगा। ऐसे रिटर्न्स अच्छे दे सकता है, सही भाव पे लिया डबल भी हो सकता है, पर ये रिस्की गेम है तो आप देख लीजिए। मैं तो वोकहार्ड्ट फार्मा नहीं रखता हूँ, कैडिला है मेरे पास, लुपिन भी है, ऑरोबिंदो भी है, सन फार्मा भी है। तो अब जो है अगला स्टॉक, आपने पीवीआर की बात की कि पीवीआर के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी। पीवीआर एक बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली ठीक है, मैनेजमेंट बहुत कमाल का है, ग्रोथ है इस सेक्टर में। कमी एक ही है, ये वायरस के कारण इनको काफी दिक्कत हुआ है। ऐसे और भी रिक्रिएशनल जो एक्टिविटीज वाले बिजनेस हैं, चाहे रेस्टोरेंट, होटल, उसी तरह इनको भी दिक्कत हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि टेक्निकली जब तक ये 1030 के ऊपर रहता है, 1030 के आसपास कुछ सपोर्ट है, 1020 से 1040, तो एवरेज 1030, इसके ऊपर जब तक ये क्लोजिंग देते रहता है, इसमें क्षमता है कि ये
ऊपर जा सकता है, क्योंकि संभावना है कि अब धीरे धीरे हालात सुधरेंगे 1-2 महीने के बाद, और ये कंपनी अच्छी है तो वापसी करेगी। सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अब जो है अगला जो स्टॉक है आपका यूनाइटेड स्पिरिट्स। देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स कमाल का स्टॉक है, कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त है, और जिस सेगमेंट में है उस सेगमेंट में ग्रोथ तो आपको पता ही है, ग्रोथ तो होगी, बिल्कुल ग्रोथ की वो दिक्कत नहीं है। बस एक ही समस्या रहती है कि काफ़ी स्टेट्स जो हैं वो बैन लगा देते हैं इनके प्रोडक्ट्स पर। जैसे आपको पता ही है बिहार में कुछ बैन है, गुजरात में भी कुछ बैन है। तो ये देखिएगा, ये थोड़ा ये ऐसे सेगमेंट में डील करते हैं यहाँ पर कि कभी बैन लगा दिए, कभी इन पे जो है टैक्सेस बढ़ा दिए, तो कुछ चीज़ें होती रहती है, पर मज़े की बात है फिर भी ये प्रॉफिट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट एक ऐसा स्टॉक है जिसे आप जो है थोड़ा एक्युमुलेट ही कीजिए तो ठीक रहेगा। नीचे के लेवल पर अभी शायद 570 कुछ आसपास है, अगर 500 आसपास आ जाता है, 500 तो अच्छा एक लेवल रहेगा। अभी कुछ महीने पहले मैंने ट्रेड भी किया था, अच्छा स्विंग जो था 18-20% इसने दिया था। तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, बस थोड़ा सा जो है ये उतना ज़्यादा वॉलेटाइल तो नहीं है, लेकिन हल्का सा वॉलेटाइल है, नीचे लेने में फ़ायदा है। इसमें नेगेटिव यही रहता है कि आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि कहीं कोई और स्टेट जो है वो कोई लिक्विड के ऊपर कोई नेगेटिव ये एक्शन ना ले ले, तो उसे थोड़ा दिक्कत होता है। नहीं तो स्टॉक जब भी गिरता है, जिसने लिया है, मुझे याद है 3-4 साल पहले जो बिहार में बैन लगा था, जब गिरावट हुई थी 50% गिरा था, काफ़ी लोग नेगेटिव बात कर रहे थे, और जिन्होंने वहाँ पर लिया ये सीधे डबल हो गया तकरीबन वहाँ से। तो ये इसे अगर आप बुरे वक्त में खरीदेंगे तो बड़ा फायदा देता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए हर स्टॉक को आपको जो है अभी नहीं ले लेना है, आपको अपने लेवल का इंतजार करना है। आपका लेवल जब आए, जब आपको लगे फंडामेंटली और टेक्निकली ठीक लेवल्स हैं, तब आप लीजिए, तो वहां पर जो है मुनाफा होने की संभावना ज़्यादा होती है। और अच्छे स्टॉक में खेलिएगा तब तो आप गलत भी हो गए तो आपको टेंशन नहीं है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है तो निकाल देती है। और यूनाइटेड स्पिरिट्स भी अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है, स्ट्रॉन्ग में ही माना जाएगा। तो अब जो है सद्भाव इंजीनियरिंग के बारे में आपने चर्चा के लिए कहा, देखिए सद्भाव इंजीनियरिंग का जो सपोर्ट है वो कुछ 38 के आसपास दिख रहा था मुझे, और 50-51 के बीच में रेजिस्टेंस है, तो ये बिल्कुल बीच में काम कर रहा है। टेक्निकली आप कहिएगा तो ये न्यूट्रल टू नेगेटिव स्टॉक है टेक्निकली, क्योंकि ये ऊपर से काफी गिरा है। फंडामेंटली मैंने नहीं अभी देखा है, और टेक्निकल चार्ट जब लॉन्ग टर्म के निकाल के देखे तो जो गिरावट बता रही है कि टेक्निकली ये न्यूट्रल टू नेगेटिव स्टॉक है। तो सद्भाव में वही लोग काम करें जो थोड़ा ज्यादा जोखिम ले सकते हैं। सही हुए तो प्रॉफिट भी अच्छा होगा, अगर सपोर्ट बचा उसके ऊपर टिकता रहा, गलत हुए तो फिर दिक्कत भी हो सकती है। तो रिस्की लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। हिकाल के बारे में जो आपने पूछा, यहाँ पर जो है मैंने देखा इसका जो चार्ट कल कुछ 16% के आसपास गिरावट हुई। देखिए इस तरह की गिरावट तभी होती है जब कुछ न्यूज़ हो, मुझे पता नहीं न्यूज़ मैंने ट्रैक नहीं किया, पर टेक्निकली अगर आप कहें तो कुछ न्यूज़ ज़रूर होगी इस कारण गिरावट हुई। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब स्टॉक बड़ी गिरावट दिखाए 10-15-20% की, तो अगले दिन जा करके ले नहीं लेना है, थोड़ा इंतजार करना है, स्टेबल होने देना है, स्टॉक को रुकने देना है, समझना है कि क्या बात है, तभी धीरे धीरे पोजीशन बनाना है। क्योंकि हो सकता है कुछ नेगेटिव न्यूज़ हो जिसका कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो, तो चीज़ें समझ के ही एवरेज कीजिए या ऐड कीजिए। आपको जब ठीक लगे तभी थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि टेक्निकली कहा जाता है बड़ी गिरावट का मतलब है किसी को कुछ पता है, तो वहां पर थोड़ा पता करके ही आप काम कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो ठीक लगी तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल में जो है वो आप क्लिक कर दीजिएगा ऑल का ऑप्शन। और जो डिस्क्लेमर आपको पता है कि वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके ही कोई भी फैसला करें। धन्यवाद।